ये गवर्नमेंट की रेट को खत्म कर देने वाली बात है। आपका स्टेट बैंक फारिग हो जाएगा। सही है। अगर पाकिस्तान में आपकी पेपर करेंसी की जगह क्रिप्टो करेंसी ने ले लिया, आपका स्टेट बैंक जीरो हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। बिल्कुल 95% उसके जो ऑपरेशन है वो फारिग, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ असल मसला प्रोसेस का ही है। बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये तो कान घुमा के इधर से इधर पकड़ लिया, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस का फर्क आ जाता है और शरीयत जो है वो प्रोसेस को फॉलो करती है। देखें, दुनिया भर में ना जहां भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आते हैं तो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हुआ है और हो सकता है कि शायद पाकिस्तान फ्यूचर में इसको रेगुलेट कर दे, लेकिन पाकिस्तान को इसको रेगुलराइज करने में कुछ चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस। इस्लामिक बैंक हो चाहे कन्वेंशनल बैंक हो, चलते तो काइबोर के मातहत है, ठीक है ना। तो अब वो तो सूद लेता ही लेता है, लाजमी सी बात है। स्टेट बैंक है और वो मल्टीपल बैंक जब एक दूसरे को पेमेंटें कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो इस्लामिक कहाँ है? दुनिया में अभी भी इवन मिल जाएंगे जो है इस्लामिक स्कॉलर्स। सही है। वो कमर्शियल इंटरेस्ट को हलाल कह रहे हैं। ओह जी हाँ, एक स्कॉलर ऐसे हैं जो शायद आप भी जानते हो, मैं भी उनकी वीडियो, मैं तो खैर मिला भी उनसे। वो कहते हैं कि सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं है। तो ये क्या वजह है कि इस्लामिक बैंक वाले जो है वो प्रॉफिट कम दे रहे हैं और कन्वेंशनल बैंक वाले प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं? हालांकि कमा रहे इस्लामिक बैंक वाले ज्यादा हैं और कन्वेंशनल बैंक वाले कम हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी शरई कानून के हवाले से ना। क्या हमारा मुल्की कानून, आप क्या समझते हैं कि कल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे पीसीसी बनाई, पीवारा बनाई, तो क्या रेगुलेट करने की तरफ जा रही है या फिर ये खाली तसल्ली दे रहे हैं अपने आकाओं को? देखें, दुनिया भर में ना जहां भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आते हैं तो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हुआ है और हो सकता है कि शायद पाकिस्तान फ्यूचर में इसको रेगुलेट कर दे, लेकिन पाकिस्तान को इसको रेगुलराइज करने में कुछ चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो करेंसी जो एनोनिमसली बाय की जा सकती हैं या जिनकी करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग का आपके पास कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का डाटा इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जहां मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि यूएसडी बाहर जा रहा है, और तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू, ये पहला मसला तो ये बन सकता है। सही। दूसरी बात ये कि ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलर करने का मतलब ये नहीं होगा कि पेपर करेंसी की जगह ही ले लेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ऐसा मुमकिन नहीं है। सही है। ये गवर्नमेंट की रेट को खत्म कर देने वाली बात है। आपका स्टेट बैंक फारिग हो जाएगा। सही है। अगर पाकिस्तान में आपकी पेपर करेंसी की जगह क्रिप्टो करेंसी ने ले लिया, आपका स्टेट बैंक जीरो हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। बिल्कुल 95% उसके जो ऑपरेशन है वो फारिग, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में हाँ, अगर उसको रेगुलेट किया जाता है तो हम उसको एक एसेट तो मानेंगे कि भाई ये एक एसेट है जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि रेगुलेट कर दिया गया है। लेकिन वही वाली बात आएगी कि फिर इसको हम करेंसी माने या उसको एसेट माने, फिर एक वो लंबी एक उस वक्त की डिबेट चलेगी कि उसको तकरीबन इम्पॉसिबल है फिलहाल ये बात। क्या दुनिया के बैंक्स क्रिप्टो करेंसी को कबूल करते हैं? यानी इतना रोना मचाया जाता है हमारे यहाँ लीगल नहीं है, दुनिया लीगलाइज कर रही है, हालांकि दुनिया में तो कोई बैंक भी इसको कबूल नहीं कर रहा क्रिप्टो करेंसी को। देखें, बैंक्स के कबूल करने का मतलब क्या है कि बैंक्स क्या इसको एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो सच है कि बैंक्स इसको एज अ करेंसी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या बैंक्स इसको एज एन एसेट लेकर उसके अगेंस्ट यूएसडी दे रहे हैं या आईएनआर दे रहे हैं या कोई भी एक्सपेक्टेड करेंसी दे रहे हैं? तो ये बात है कि हाँ दे रहे हैं। कुछ कंट्रीज हैं जहां पर मेरे ख्याल में शायद सिंगापुर है या फिर स्विट्जरलैंड है, दुबई है, बस 2-3 मुल्क। बिल्कुल ऐसे ही कम है कि जहां पे आप जो है वो क्रिप्टो लेकर जाएं तो वो उसके अगेंस्ट आपको यूएसडी या कोई एक्सपेक्टेड करेंसी दे देंगे। सही है। तो इसका मतलब ये कि इस एक्सपेक्टेड एसेट को भी वो प्राइमरी नहीं समझ रहे। सही। वो ये समझ रहे हैं कि ये एसेट, ये करेंसी नहीं है हमारे नजदीक, इसके अगेंस्ट जो आपको मिलेगा वो करेंसी है। सही, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा, ये जो हमारी यहाँ मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं ना कि भाई इसका कोई ऑनर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि दुबई के अंदर क्रिप्टो करेंसी की ब्रांच है, वो ओन करती है। अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाए तो वो बाकायदा आपको जो है उस स्कैम के अंदर जो है वो आपको फैसिलिटेट भी करती है। तो क्या वाकयातन इस तरह है? देखिए, ओनर इन द सेंस के कोई ऐसा अथॉरिटी जो इसको इशू कर रही है, वो तो सच है कि इसका कोई ओनर नहीं है। लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसीज में जो कॉइन्स होते हैं उनके ओनर्स मौजूद होते हैं बहरहाल। और जाहिर है कि मैं और आप ओन कर सकते हैं, तो मैं उस एक्सपेक्टेड कॉइन का ओनर हूं, और अगर आप ओन कर रहे हैं तो आप उस एक्सपेक्टेड कॉइन के ओनर हैं। सही है। लेकिन अब वो अथॉरिटी, वो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉइन को जनरेट करना स्टार्ट कर रहा हूं, अब इस कॉइन की सप्लाई पर तो मेरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे तो ब्लॉकचेन है, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो कंप्यूटर करेगा। सही है। तो मैं जब कोई कॉइन जनरेट करना शुरू करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि यार ये कॉइन ज्यादा से ज्यादा महंगा बिके ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सही।
तो प्राइमरी बेनिफिट तो मैं लेने की कोशिश करूंगा। सही है। फिर सेकेंडरी बेनिफिट कौन लेगा? वो शख्स लेगा जिसने मुझसे वो करेंसी खरीद ली, और फिर वो करेंसी आगे बिकेगी महंगी होके। तो होता क्या है कि मैं उस करेंसी के लिए जिसको मैंने जनरेट किया है, वो एक्सपेक्टेड कोई भी कॉइन हो, उसको मैं कोशिश करूंगा मार्केटिंग करूं, उस पर मैं एक्सपेंसेस करूंगा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी ताकि वो महंगी बिके। और जब वो महंगी बिकेगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ROI मेरा बढ़ेगा, तो मुझे इस तरह उससे फायदा होगा। अच्छा, ये भी देखने में आता है, एक तरफ कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई ऑनर नहीं है, लेकिन कितने ही इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, कितने ही मीडिया प्रोडक्शन हाउस को बाकायदा एडवर्टाइजमेंट की मद में लाखों रुपए पे किए जाते हैं। कौन है उसको पे करने वाला? देखें, ये भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पाकिस्तानी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो क्रिप्टो करेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, ये भी यानी इस तरह ओनर नहीं है कि कोई एसेट है, ग्लास है या कोई टेबल है कि जिसका ओनर बना जाए। ये या तो जनरेट करने वाले हैं या जनरेट करने वालों की तरफ से ये मुकर्रर करदा वकील हैं कि आप इसको एडवर्टाइज करें ताकि हमारी करेंसीज की वर्थ बढ़े। देखें, मैं अगर किसी कागज पे लिख दूं ना कि ये 1000 का नोट है, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। सही है। लेकिन वो कागज में ले जाके दे दूं फॉर एग्जांपल किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को, कोई बहुत ऐसा मशहूर आदमी है, वो कहे कि भाई काजी साहब ने एक कागज पे 1000 का नोट लिखा है, इसको जाके खरीदें, एक काम की चीज है, अब उसकी वर्थ बढ़ जाएगी। सही। तो बिल्कुल यही लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, बिल्कुल, इसीलिए बड़े बड़े मीडिया प्रोडक्शन हाउस के ऊपर। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, हालांकि उनका तो अपना मफाद है, उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो एक आम आदमी धोखे में मुब्तला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन इसमें ये अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब कोई ऑनर नहीं है, जैसे मेरी कंपनी है ना, एक मैं मीडिया हाउस है मेरा, तो मैं इसको एडवर्टाइज करूंगा कि ताकि ये भाई बहुत ज्यादा फले फूले, लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। क्रिप्टो का ऑनर नहीं है तो फिर उसको कौन है जो हर एप्लीकेशन के अंदर इसका ऐड दे रहा है? देखें, ओनर, मैं फिर वही बताऊं कि ओनर तो इस तरह नहीं होगा कि वो बंदा ओन कर रहा हो, लेकिन जो जनरेट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम्स लगाए और मैंने कोई एक्सपेक्टेड कॉइन उन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली मैंने जनरेट करना शुरू किया, और उसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो या बदायर फैला जो भी उसकी क्वांटिटी हो। सही। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि यार जो कॉइन मैं बना रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रख दिया एक्सपेक्टेड कॉइन। सही। अब वो एक्सपेक्टेड कॉइन उन 17-18 हजार करेंसीज में से, क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। अब कौन उसको खरीदेगा भाई, और क्यों खरीदेगा? सही। तो वो अगर आज 0.001 USD का है, तो मैं चाहूंगा कि यार ये 0.1 USD पे जाए, फिर मैं चाहूंगा 1 USD इसकी वर्थ बढ़ती रहे। तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो लोग जिनका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है। अच्छा, सही। तो मैं उसके लिए मार्केटिंग एक्सपेंस भी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि लोग इसको जो है, तो ये वकार ज़का और हाफिज अहमद और ये सारे के सारे, इसका मतलब ये डीलर्स हैं एक तरह से क्रिप्टो के, और ये इनमें से कुछ लोगों के अपने कॉइन्स भी हैं। अच्छा। जी हाँ, कुछ लोग खुद कॉइन्स बना भी रहे हैं और उसमें उन्होंने गैम्बलिंग, खैर वो एक ऐसा वो हो जाएगा कि लोग जो है फिर उसमें उनकी ट्वीट्स और उनके जिनको बोलते हैं ना सिग्नल्स दे रहे हैं, सही, वो सिग्नल्स की वजह से जो है ना फिर लोग गैम्बलिंग करते हैं, फिर वो लोग मार्केट के अंदर अप एंड डाउन भी आता है, एक साथ ही बहुत सारे खरीदने वालों को लगा दिया, फिर एक साथ ही सबको रोक दिया, यानी ये पूरा टोटल एक जुआ सट्टा की सूरत नहीं है। ये थोड़ा ब्लंट स्टेटमेंट हो जाएगा, जुआ सट्टे का थोड़ा सा, ये तो फिर स्टॉक मार्केट भी जाएगी फिर इसमें। अच्छा, अगर ये डेफिनेशन जुआ और सट्टे की ले ली जाए तो फिर स्टॉक मार्केट भी सारी हराम हो जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ जुआ और सट्टा खेलने वाले इस मार्केट में भी सट्टा खेल रहे हैं, वो स्टॉक में भी खेलते हैं, वो डेरिवेटिव्स में खेलते हैं। सही। मतलब उसमें ये चीज, इसके खराब होने की बजाहिर वजह ये नहीं हो सकती, हराम होने की वजह ये नहीं हो सकती, यानी कि अप एंड डाउन होना तो फिर यूएस डॉलर में भी होता है, मुख्तलिफ डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है। सही सही। हाँ, ये ज्यादा हाईली वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू स्टॉक के। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि आप जो है मुझे इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के बारे में, लोगों को बड़े शुकूक व शुबहात हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद बस, जैसे कि हमारे साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सब जगह जगह कहते रहते हैं कि बस ये तो एक खाली दिखाने के लिए है और पागल बनाने की बातें हैं, पीछे के सारा वक्त काइबोर का चल रहा है और सूद के ऊपर ही सारा काम होता है, कोई फर्क नहीं है। क्या वाक़अतन आप तो माशाल्लाह फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में रहे हैं और बाकायदा आप जगह जगह जाते भी हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो आप क्या समझते हैं कि वाक़अतन क्या इस्लामिक चीज़ें, इस्तिलाहात अप्लाई होती हैं वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, या सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए? देखें, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ ना, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में। अच्छा। जी हाँ, कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के यानी समझ लें फ्रेम ऑफ वर्क ही डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ये स्टेटमेंट खुद बता रहा होता है। बाद में जब वो चीजें देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि दरअसल कुछ चीजें इस्लामिक बैंक में अभी तक अवेलेबल ही नहीं। सही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सपोज कर लेते हैं मुझे कोई चीज एक्सपेक्टेड एसेट, मुझे घर खरीदना है, मैं कन्वेंशनल बैंक के पास जाऊं तो वो मुझे क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए दे देगा,
1 करोड़ रुपए देने के बाद मुझसे 1,50,00,000 10 साल की किस्तों में वापस ले लेगा। इंटरेस्ट बेस्ड है। 50 लाख रुपए लोन ट्रांजैक्शन पर जो ऊपर मिलने वाले पैसे हैं, ये इंटरेस्ट है और ये हराम है। सही है। लेकिन ये बात वो लोग जानते हैं कि अगर यही घर खरीदने के लिए मैं किसी इस्लामिक बैंक के पास जाऊं तो इस्लामिक बैंक मुझे 1 करोड़ रुपए देगा ही नहीं। अच्छा। जी हाँ, इस्लामिक बैंक ये कहेगा कि 1 करोड़ रुपए हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने आपको कर्ज दिया तो हम इस पे 1 रुपया ऊपर प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे। सही। और अगर हम 1 रुपया भी ऊपर प्रॉफिट नहीं लेंगे तो हम क्यों बैठे हैं, क्या हमें भी तो कमाना है। सही। तो आप ये बताएं आपको करना क्या है। तो अगला बंदा बताता है कि भाई मुझे घर लेना है, 2 करोड़ रुपए का घर है, 1 करोड़ मेरे पास है, मुझे 1 करोड़ चाहिए लोन। इस्लामिक बैंक ये कहेगा कि ठीक है, एक काम कर लेते हैं, दोनों मिलकर घर ले लेते हैं। सही। मुशारका फाइनेंस, डिमिनिशिंग मुशारका। अब डिमिनिशिंग मुशारका में क्या होगा, आमतौर पे घर वगैरह के लिए बैंक्स डिमिनिशिंग मुशारका यूज कर रहे होते हैं। अब उसमें ये होगा कि बैंक आधे घर का ओनर होगा और आधे घर का कस्टमर ओनर होगा। अब बैंक आहिस्ता आहिस्ता उसको वो यूनिट्स बेचता रहेगा जिस घर के वो आधे घर का वो ओनर है। और इस दौरान चूंकि बैंक तो उस घर को इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, इस्तेमाल तो कस्टमर कर रहा होगा, बैंक उस कस्टमर से प्रॉफिट लेता रहेगा, यानी रेंट लेता रहेगा। एक्चुअली ये प्रॉफिट जो है ना, ये जो रेंट है, ये बैंक का प्रॉफिट है। सही। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि शायद ये 10 सालों में जो बैंक ने इन तमाम यूनिट से जो रेंट एज अ प्रॉफिट लिया है, हो सकता है शायद वो 50 लाख ही बन जाए 10 सालों में। सही। हो सकता है शायद ज्यादा बन जाए। सही है। लेकिन ये हलाल है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बैंक एक एसेट ओन कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर 2 साल 2.5 साल 1.5 साल के अंदर वो घर गिर जाए, जलजल आ जाए, तबाह हो जाए, तो ये नुकसान बैंक का भी होगा। उस केस में बैंक का कोई नुकसान नहीं है, बैंक ने पैसे दिए, बैंक 1.5 करोड़ वापस लेगा। सही। और तो प्रोसेस का मतलब ये है कि दोनों का प्रोसेस अलग है। और हदीस में भी गालिबन आपने वो सुना होगा, मशहूर रिवायत है, एक सहाबी जो है वो 1 किलो गालिबन खजूरें ले आए थे जो रद्दी थी। अल्लाह के रसूल से जब सुना तो फरमाया कि हादा सरीहुर रिबा, कि ये तो वाज़ेह सूद है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर पूछा मैं क्या करता, तो कहने लगे तुम इनको बेच देते और फिर इसके बदले खरीद लेते। वो है कि सिर्फ असल मसला प्रोसेस का ही है। यानी कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये तो कान घुमा के इधर से इधर पकड़ लिया, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस का फर्क आ जाता है। और शरीयत जो है वो प्रोसेस को फॉलो करती है कि अगर आपका जायज प्रोसेस होगा तो जायज। अच्छा, ये जो इश्काल है ना, ये खुद कुरान में मुशरिकीन की तरफ से अल्लाह ताला ने लिखा हुआ भी है, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। वो भी यही कह रहे थे, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है। सही 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 सही। यानी ये तो मुशरिकीन भी करते थे कि ये बै और रिबा में फर्क क्या है, यहाँ भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहां भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अच्छा, अब मैं चंद बुनियादी एतराज़ात की तरफ आ जाता हूँ, जो आजकल बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं, रफ्तार वगैरह इस तरह के, जो बज़ाहिर जो है वो एक तरह से मुगालता फैलाते हैं कि शायद ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। पहला एतराज उनका ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये एक जायज प्रोसेस है, प्रॉफिट और लॉस बेसिस के ऊपर है, तो क्या वजह है कि इस्लामिक बैंक में हमेशा प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस हो ही नहीं रहा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। आमतौर पर लोग ये करते हैं, इस सवाल का जवाब इस तरह समझ लेते हैं कि देखें, मैं अगर किसी इस्लामिक बैंक में प्रॉफिट अकाउंट खुलवा रहा हूँ कि जिसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो सेविंग अकाउंट, बिल्कुल, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसकी नेचर ये कि मैं बैंक के साथ कर रहा हूँ आमतौर पे मुजारबा। सही है, ठीक है। मैं रब्बुल माल हूं, बैंक मुजारिब है। बैंक उसको आगे इन्वेस्ट करेगा, उससे प्रॉफिट अर्न करेगा, वो एक परसेंटेज होगी बैंक अपने पास रखेगा, मुझे एक परसेंटेज स्पेसिफिक दे देगा। अब होता क्या है कि सिर्फ मैं अकेला थोड़ी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, हजारों लोग बैंक के साथ मुजारबा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रब्बुल माल है, हजारों लाखों लोग हैं। सही है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसके लिए एक मुजारबा पूल बना देगा। सही है। उस मुजारबा पूल में क्या होगा कि बैंक सारे रब्बुल माल के पैसे उस मुजारबा पूल में डालेगा। सही है। अब वो मुजारबा पूल अरबों रुपए का मुजारबा पूल बन गया, बहुत बड़ा साइज हो गया उसका। सही है। अब वो भी अरबों रुपए किसी एक जगह तो इन्वेस्ट नहीं होंगे, वो भी लाखों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। सही है। हजारों लाखों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो जब वो लाखों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हुए, उन लाखों प्रोजेक्ट्स में से 10, 12, 15, 20, 4, 5 हजार, 10,000 प्रोजेक्ट्स में बैंक को नुकसान होगा। लेकिन जब वो नुकसान आके पूल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सही है, तो वो ऑफसेट कर देगा उन लाखों प्रोजेक्ट्स में जिसमें बैंक को प्रॉफिट हो रहा होगा। सही, सही। तो जब फॉर एग्जांपल अगर 10,000 प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्टमेंट की, उन 10,000 प्रोजेक्ट्स में से 9,800 प्रोजेक्ट्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है और 200 प्रोजेक्ट्स में आपको लॉस हो गया, तो वो लॉस इतना मामूली हो जाएगा ना, मैटर नहीं करेगा, कि वो जब डिस्ट्रीब्यूट होके जब वो अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में गिरेगा, तो उनको फर्ज कर लेते हैं कि उनको प्रॉफिट होना था 8,000 रुपए, तो शायद उनको 7,980 रुपए प्रॉफिट हो जाए। सही है। अब वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमें 20 रुपए प्रॉफिट होना था, वो असल में प्रॉफिट में लॉस होता है, यानी ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और ये पक्की बात है, बैंक को लॉस होता है और बैंक उसको आगे रब्बुल माल को फॉरवर्ड करता भी है। सही। लेकिन चूंकि वो पूल बना होता है तो इस वजह से वो कम होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो होना चाहिए ना कि कभी तो लॉस हो जाए, यानी जिस तरह कन्वेंशनल बैंक में हमेशा प्रॉफिट ही होता है और प्रॉफिट कंफर्म होता है, इसी तरह लोग इस्लामिक बैंकिंग में सेविंग प्रॉफिट को भी कंफर्म समझ के बैठते हैं। देखें,
लॉस होता है, मतलब हमारे यहाँ ना असल में लॉस के दो टाइप्स हैं। सही। एक तो वो लॉस होता है कि जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही चला जाए। सही है। ये लॉस तो रेयरली ही होता है। ये तो इसका मतलब ये कि बैंक ने अगर 1 अरब रुपए का इन्वेस्ट किया, 1 अरब रुपए ही फारिग, सबके सभी डूबे, या बहुत नामुमकिनात में से, या ऐसे 1 अरब रुपए इतनी जगहों पे इन्वेस्ट किए कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ही लॉस में चले गए। तो ये तो तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। हाँ, लेकिन लॉस होता है, वो अकाउंटिंग लॉस होता है। अकाउंटिंग लॉस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, कन्वेंशनल बैंक में अगर आपके कैपिटल का पोटेंशियल था 10,000 रुपए अर्न करने का, तो वो 10,000 रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी कर्ज बेस्ड ट्रांजेक्शन थी, उस पर प्रॉफिट मिलना ही मिलना आपको। इस्लामिक बैंक में क्या होगा? इस्लामिक बैंक में होगा कि 10,000 अगर आपको प्रॉफिट मिलना था, लेकिन आपको किसी एक्सवाइजेड प्रोजेक्ट में लॉस हो गया बैंक को, एक्चुअली बैंक ने वो लॉस फॉरवर्ड किया रब्बुल माल की तरफ, तो हो सकता है कि शायद 10,000 की जगह 9,700 9,800 प्रॉफिट हो। अब देखने में तो आपको लग रहा है कि प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन आपको लॉस भी हुआ है इसमें, वो अकाउंटिंग लॉस कहलाता है। प्रॉफिट में यानी लॉस हुआ, और ये लॉस फॉरवर्ड होता है कस्टमर्स को। सही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, दूसरा बड़ा एतराज कि इस्लामिक बैंक हो चाहे कन्वेंशनल बैंक हो, चलते तो काइबोर के मातहत है, ठीक है ना। तो अब वो तो सूद लेता ही लेता है, लाजमी सी बात है, स्टेट बैंक है, और वो मल्टीपल बैंक जब एक दूसरे को पेमेंटें कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो इस्लामिक कहाँ है? हाँ, ये देखें, थोड़ा सा ना इसको जरा टेक्निकली होके इस चीज को समझना पड़ेगा, और जिसको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो ना, बैंकिंग वगैरह की, वो इस चीज को जरा अच्छे तरीके से समझा पाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको आम फहम अंदाज में समझाऊं जी। देखें, जिस बंदे को टेक्निकल नॉलेज ना हो ना, उसको तो मैं इस तरह समझा दूंगा, उसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा जवाब रखूंगा। मैं 2-3 तरह के जवाब देता हूँ इसको। जिस बंदे को टेक्निकल नॉलेज ना हो तो मैं उसको इस तरह जवाब दूंगा कि भाई काइबोर इज जस्ट अ रेट। काइबोर एक रेट है, और रेट हलाल हराम नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मुझसे पूछे भाई 10 लीटर हलाल है हराम है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई 10 लीटर क्या चीज? 10 लीटर शराब तो वो हराम है, 10 लीटर पानी या ऑयल तो वो हलाल है। इसके बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल समझें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शराब की दुकान में गया, अल्लाह ना करे मैं अगर कभी गया वहां पे, और मैंने उससे पूछा कि भाई शराब कितने की बेच रहे हो? उसने बोला 1100 की। मैंने कहा अच्छा खरीदी कितने की थी? उसने बोला 1,000 रुपए की। मैंने बोला कितना % प्रॉफिट है? उसने बोला 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां से निकला, बराबर में एक शरबत की दुकान थी, मैं उसके पास गया, मैंने बोला एक बोतल कितने की? उसने बोला 1100 की। मैंने कहा पड़ी कितने की? उसने बोला 1,000 की पड़ी। कितना % प्रॉफिट रख रहे हो? 10%। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, हराम कमा रहे हो, जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वही रेट प्रॉफिट के तौर पे रख रहे हो जो रेट शराब रखने वाला रख रहा है। अच्छा, सही। तो जाहिर है ये मेरा स्टेटमेंट फजूली स्टेटमेंट है, क्योंकि 10% इज जस्ट अ रेट, यानी वो सिर्फ एक बेंचमार्क है बस। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक टेक्निकल अगर मैं एक बंदे को समझाना चाहूँ ना आंसर, तो मैं उसको किस तरह समझाऊंगा, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, बैंक एक इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रहा होता है। ए बैंक के पास पैसे रखवाता है, बी बैंक से पैसे लेता है। सही। अगर हम एक कन्वेंशनल बैंक लेना, तो कन्वेंशनल बैंक के पास ए ने लाख रुपए रखवाए और बी ने उससे आके 15% इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए। अब ये 1,15,000 इसको वापस करेगा, जिसमें से बैंक 5,000 रखेगा, वो 10,000 रखेगा, जितना भी रखेगा 5,000 10,000 इसको दे देगा। सही है। इस्लामिक बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका काम भी यही है, और उसका सबसे बड़ा कंपैटिटर कन्वेंशनल बैंक है। सही है। इस्लामिक बैंक के पास भी मिस्टर ए आएगा, पैसे रखवाएगा, और मिस्टर बी आएगा, उससे फाइनेंसिंग करवाएगा। सही है। मिस्टर ए ने एक इस्लामिक बैंक ने 1 लाख रुपए रखवाए, मिस्टर बी आया, उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए बैंक से। बैंक ने बोला 1 लाख रुपए मैं आपको नहीं दे सकता। करना क्या है? उसने बोला मुझे बाइक खरीदनी है, बाइक मेरा दोस्त बेच रहा है 1 लाख रुपए की, मुझे पता है कि मैं अभी मिल गई तो मिल गई, वरना 1 लाख की नहीं मिलेगी, पैसे नहीं। बैंक ने बोला एक काम करते हो, बाइक मैं खरीद लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करने के लिए राजी हैं, तो वो मैं आपको बेच देता हूँ 1,15,000 की। अब इस बात को समझें जरा कि इस केस में बैंक इस 1 लाख रुपए की जो फाइनेंसिंग बी को कर रहा है, अब उसमें बैंक बाइक खरीदने के बाद 1.5 लाख की भी बेच सकता है, 2 की भी बेच सकता है, 5 की भी, 10 लाख की भी बेच सकता है, लेकिन बैंक इसको बेचेगा 1,15,000 की, उसी परसेंटेज को रखेगा जो एक कन्वेंशनल बैंक चार्ज कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये कि अगर इससे ज्यादा चार्ज किया ना बी से, तो बी बोलेगा यार इस्लामिक बैंक तो महंगी दे रहा है बाइक, इससे बेहतर कन्वेंशनल के पास चला जाता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने पहुंच जाएगा। सही। तो हमें वही रेट रखना पड़ेगा जो रेट कन्वेंशनल बैंक चार्ज कर रहा है। हाँ, अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि भाई कम तो रख सकते हैं ताकि वहां का कस्टमर यहाँ आ जाए। कम रखने में नुकसान क्या होगा? अगर हमने 13% इससे प्रॉफिट लिया, हम 5% अपना प्रॉफिट रखने के बाद जब इसको 8% देंगे, तो ये भाग जाएगा कन्वेंशनल बैंक के पास ए, वो बोलेगा यार वहां ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है कैपिटल रखने का, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने भाग रहा है। सही। तो इसी वजह से मार्केट को कम्पीट करने के लिए हमें काइबोर को फॉलो करना पड़ता है। सही। और जाहिर है कि इसकी जरूरत है भाई, अगर थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज हो आपके पास तो ये हलाल हराम का तो सीन, यानी ये तो सिर्फ एक बेंचमार्क है, यानी गोया कि एक तरह से बैंकों को पाबंद किया हुआ है कि आप इंटरेस्ट रेट ये रखें, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट रेट रखने का पाबंद किया हुआ है, इंटरेस्ट का पाबंद नहीं किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा, हमारे यहाँ अगला एतराज, जो बहुत बड़ा एक एतराज किया जाता है कि देखें बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है करंट अकाउंट से। अब करंट अकाउंट से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो है जब सेविंग अकाउंट्स वाले को दिए जा रहे हैं तो उसके अंदर जो कन्वेंशनल बैंक है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, 13 to 17% तक प्रॉफिट देता है। इसके मुकाबले में करंट अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग में ज्यादा है, लेकिन जब वो सेविंग अकाउंट वाले को प्रॉफिट देते हैं तो वो शायद 9% या 10% भी नहीं देते। हाँ। तो ये क्या वजह है कि इस्लामिक बैंक वाले जो है वो प्रॉफिट कम दे रहे हैं और कन्वेंशनल बैंक वाले प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं, हालांकि कमा रहे इस्लामिक बैंक वाले ज्यादा हैं और कन्वेंशनल बैंक वाले कम है? ये एतराज ना गुज़िश्ता दिनों फाइनेंस कमेटी का इजलास हुआ था सेनेट में तो उसके चेयरमैन है सलीम मांडवी वाला, जो पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर के कायम मकाम रह भी चुके हैं। उन्होंने ये एतराज किया था कि इस्लामिक बैंक जो है ना वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा। लोगों को, वो प्रॉफिट कम दे रहे हैं लोगों को। सही। और ले ज्यादा रहे हैं, मतलब फाइनेंसिंग में ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। सही। जहां तक बात है ना करंट अकाउंट की और सेविंग अकाउंट्स की, तो देखें ये जो रेशो है ना ये तकरीबन कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक्स में ऑलमोस्ट सेम है। यानी वहां भी करंट अकाउंट्स में बैंक्स बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यहां भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन चूंकि करंट अकाउंट की जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कर्ज बेस्ड ट्रांजैक्शन है, तो इस्लामिक बैंक्स जो है वो करंट अकाउंट में प्रॉफिट तो दे नहीं सकता कस्टमर। तो वहां भी क्या होता है कि जो कन्वेंशनल बैंक है वो इन ट्रांजैक्शन से एक रिजर्व डिपॉजिट रेशो होता है, आरआर ना इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि वो आपको अपने करंट अकाउंट में एक स्पेसिफिक रिजर्व रखना होता है, बाकी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेट बैंक अलाउ करता है। सही है। तो इस्लामिक बैंक जहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उससे अपने खर्चे निकाल रहे होते हैं, ज़ाहिर है एटीएम्स बनाने हैं, बैंक्स बनाने हैं, डिफरेंट ब्रांचेस खोलनी है। कन्वेंशनल बैंक भी यही काम कर रहे होते हैं। इस्लामिक बैंक प्रॉफिट कम क्यों दे रहे हैं, उसके रीजन है। वो रीजन क्या है कि देखें, अगर आप किसी इस्लामिक बैंक में ब्रांच में घुसे तो आपको दिखेगा वहां भी मार्बल लगे हुए हैं, स्टाफ बैठा हुआ है, एसी चल रहे हैं, सारी चीजें जबरदस्त A1 चल रहा है। और किसी कन्वेंशनल बैंक में जाए तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट सारी चीजें, एसी वहां भी चल रहा है, मार्बल दिखने में तो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि खर्चा तो दोनों जगहों पे हो रहा है। सही है। इस्लामिक बैंक के कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कन्वेंशनल बैंक के नहीं आनी, वो इस्लामिक बैंक पे इजाफी पड़े हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ कौन कौन से। नंबर 1, पहली चीज तो ये कि इस्लामिक बैंक शरिया ऑडिट करवाते हैं। सही है। कन्वेंशनल बैंक का शरिया ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। तो जब इस्लामिक बैंक शरिया ऑडिट करवाते हैं, जो ऑडिटर्स तनख्वाहें लेते हैं वो इस्लामिक बैंक पे एक इजाफी बोझ है। दूसरा, इस्लामिक बैंक्स में शरिया एडवाइजर्स होते हैं, जो कन्वेंशनल बैंक में नहीं होते, तो उनकी तनख्वाहें। तीसरी चीज, शरिया ट्रेनिंग करवानी है। सही है। जब शरिया ट्रेनिंग्स करवानी है तो कन्वेंशनल को तो नहीं करवानी, तो इस्लामिक बैंक्स को वो ट्रेनिंग्स के पैसे देने पड़ते हैं। चौथी चीज, इस्लामिक बैंक्स पेनल्टी की मद में जो पैसे लेते हैं वो खुद वसूल नहीं कर सकते, वो यमीन में सक्का होते हैं। सही सही सही। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू इस्लामिक बैंक्स का खत्म हो रहा है, जो कन्वेंशनल बैंक आराम से अर्न करके उसको यूज कर रहे हैं। सही। तो चूंकि इस्लामिक बैंक्स इन जगहों पे पैसा खर्च कर रहे हैं या सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनके चूंकि लिमिटेड हो जाते हैं, तो इस वजह से वो करते क्या है कि वो अपने ये खर्चे थोड़े से यहाँ से पूरे करते हैं इन्वेस्टर से, और थोड़े से यहाँ से पूरे करते हैं फाइनेंशियल से। सही सही सही। तो ये सीन हो जाता है। तो कन्वेंशनल बैंक इसी वजह से थोड़ा सा बिल्कुल। मैं बस आखिर सवाल की तरफ आऊँ, क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक माशाल्लाह बहुत जामे बहस हुई, लेकिन अभी भी हमारे कुछ उलमा हैं जो जवाज़ का फतवा दे रहे हैं। जैसे कि मैं शायद नाम ले लूँ, उवैस पराचा साहब हैं जामिअतुर रशीद के, या एक दो और इस तरह के नाम आ जाते हैं सामने। किसी मोतबर दारुल इफ्ता से तो खैर ऐसे कोई फतवा मेरे इल्म में नहीं है, आप बताइएगा। तो क्या इन उलमा के फतवे के मुताबिक अगर कोई आदमी क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाएगा तो वो जायज़ होगा? देखिए, ये चीज बड़ी क्लियर है कि अगर हम बात करते हैं ना इजमा की, अगर हम बात करें कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसे जो कुरान हदीस में क्लियरली मेंशन नहीं होती, तो जो नए मसाइल आते हैं उन पे या तो हमें क्यास करना पड़ता है या फिर उलमा इजमा की तरफ जाते हैं। तो इजमा की तरफ जब जाते हैं तो इजमा में हमें वही फॉलो करना होता है जिसकी तरफ जमहूर उलमा होते हैं। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में अभी भी इवन मिल जाएंगे जो हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। सही है। वो कमर्शियल इंटरेस्ट को हलाल कह रहे हैं। ओह जी हाँ। एक स्कॉलर ऐसे हैं जो शायद आप भी जानते हो, मैं भी उनकी वीडियो, मैं तो खैर मिला भी उनसे, वो कहते हैं कि सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं है। तो तफर्रुदात तो वहां। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, एक स्कॉलर हैं जो यूएस में बहुत बड़ा नाम है उनका, वो होमोसेक्सुअलिटी को जायज कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब इन तफर्रुदात, मतलब मैं इसको क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं जोड़ रहा, खुदा ना खास्ता, ये तो सही हराम में आ गया, तो महसूस हो गया। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ लोगों की राय, कुछ उलमा की राय ये मौजूद है कि वो उसके जवाज का फतवा दे रहे हैं, तो अगर आप उन लोगों को फॉलो करते हुए आगे चलना चाह रहे हैं तो ये देखें एरर ऑफ मार्जिन बहुत ज्यादा है। सही है। एक तरफ लाखों लोग हैं
और एक तरफ 20, 25, 30, 40, 100, 150, 200 लोग हैं, ज्यादा चांसेस किस बात के हैं? बिल्कुल। तो एरर ऑफ मार्जिन, वो तो हदीस में आ गया ना, ला यस्तमी उम्मती अला ज़लाला, कि मेरी उम्मत के उलमा का, अहले इल्म का इत्तेफाक गुमराही की बात पर नहीं होगा। तो गोया कि एक ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास मौजूद है कि इस वक्त किसी भी दारुल इफ्ता ने जब इसको जायज करार नहीं दिया तो इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। बज़ाहिर बात बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आखिर में जो लोग क्रिप्टो के अंदर पैसे लगा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इन फ्यूचर उनको इसके ऊपर एतमाद करते हुए पैसे लगाना चाहिए? मैं शरीय एतबार से बात नहीं कर रहा, मैं एक इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि क्या उनको ये फायदेमंद होगा या आगे जाके उनके साथ जो है वो कोई बड़ा ब्लंडर हो सकता है? देखिए, 2018 में ना मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये एक बबल है। सही है। और ये बबल फटेगा। अच्छा। जी हाँ। उस वक्त तो 2017 में कितना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का खास तौर पर हाइप बनी हुई थी, बहुत ज्यादा हाइप थी 2018 में स्पेसिफिकली। और उस बबल का मतलब क्या होता है? बबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जिसका वजूद छोटा हो लेकिन उसमें हवा भर के उसको बड़ा कर दिया जाए। सही है। हुआ भी यही 2020 में, आपने देखा कि वो बबल फटा। हाँ, क्रिप्टो वाले रोते हैं। बिल्कुल। फिर बबल में हवा भरी गई, फिर फटा। अब कहा ही जा रहा है कि एक वक्त आएगा बबल फूलते फटते एक वक्त आएगा मार्केट स्टेबल हो जाएगी। सही है। हो भी सकता है हो जाए, लेकिन कब होगी ये भी नहीं पता, और पता नहीं होते होते कोई एक्स्ट्रा और करेंसी आ जाए। हो सकता है वर्चुअल एसेट्स तो आए जा रहे हैं ना मुस्तकिल। तो ये कहना कि ये फ्यूचर करेंसी है, इस पे तो हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये तो तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर हलाल हराम से कतई नजर इसको देखा जाए तो लोग बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सही। लेकिन वही वाली बात है कि शरीयत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिलहाल हम इस पे तवक्कुफ ही हमारा, हम इसको सही नहीं समझते। ठीक है नाज़रीन किराम, माशाल्लाह शेख काजी मुफ्ती मोहम्मद हारिस साहब से आपने बहुत ही मुफीद और क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक जामे कलिमात सुने, और जितना ज़्यादा एक फ़िक़्ह का तालिब इल्म इसको समझता है और हैसियत देता है, आम तौर पे लोग जो है सिरसरी सी सोशल मीडिया की चंद वीडियोस देखकर इस पर अपनी राय का इजहार कर देते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े अहले इल्म को जो है एक तरह से रगेद देते हैं, रगड़ा दे देते हैं कि शायद इनको क्रिप्टो करेंसी समझ नहीं आती, शायद उनका दिमाग इतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स को समझता नहीं है। जो इकॉनमी के माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की करेंसी नहीं है, ये एक बबल है जो आज नहीं तो कल फटेगा और तबाही फैलाएगा। इसके अंदर सट्टेबाजों ने, जुएबाजों ने अपने पैसे लगाए हैं और एक वक्त आएगा जब ये अपने हाथ इससे पीछे निकालेंगे तो जो गरीब आवाम है या जो थोड़े थोड़े पैसे लगाने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं वो अपने अपने पैसों को अपने हाथ से गंवा बैठेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और हमें जो है वो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।